नमस्कार, टीवी 27 न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों की। इस चुनाव में एक प्रत्याशी ऐसा है जो रोज जेल से निकल रहा है, प्रचार कर रहा है और शाम को फिर जेल चला जा रहा है। इस दौरान वो अपने घर नहीं जा सकता। आराम करना हो तो किसी होटल में ठहरता है। उसके साथ पूरे समय सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं। प्रचार के दौरान वो उन मुद्दों को भी नहीं उठा सकता जिसके लिए वो जेल में बंद है। जेल से निकलकर प्रचार करने के लिए उसे रोज 2,47,000 रुपए एडवांस सरकारी खजाने में जमा करना पड़ता है। इतनी पाबंदियों और आर्थिक दंड के बाद भी मुस्तफाबाद सीट से AIMIM का प्रत्याशी ताहिर हुसैन जनता के बीच जाकर खुद को वोट देने की अपील कर रहा है। ताहिर हुसैन आपराधिक पृष्ठभूमि वाला अकेला प्रत्याशी नहीं है। AIMIM का एक और प्रत्याशी है सिफाउर रहमान, जो ओखला सीट से प्रत्याशी है और उसे भी जेल से निकलकर प्रचार की छूट मिली हुई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की एक रिपोर्ट में उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी दी गई है। इस बार दिल्ली विधानसभा के लिए कुल 699 प्रत्याशी मैदान में है और 132 उम्मीदवारों ने खुद पर चल रहे अपने आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। इसमें 81 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। आम आदमी पार्टी में 63% उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें 41% उम्मीदवार पर गंभीर किस्म के मामले हैं। कांग्रेस के 41% उम्मीदवार आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं, जिसमें 19% पर गंभीर अपराध के आरोप हैं। बीजेपी के भी 29% उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं और इनमें से 13% पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिल्ली विधानसभा में 13 उम्मीदवारों के खिलाफ महिला अपराध से जुड़े मामले हैं। वहीं 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर हत्या के मामले भी हैं, जबकि 5 उम्मीदवारों पर हत्या की कोशिश के अपराध दर्ज हैं। ADR की इस रिपोर्ट में दिल्ली के कुल 16 विधानसभा को रेड अलर्ट के रूप में बताया गया है। ये वो सीटें हैं जहां 3 से ज्यादा उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं। सबसे ज्यादा नई दिल्ली सीट पर 6 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। जंगपुरा में 5 उम्मीदवार हैं। मटियाला, द्वारका, जनकपुरी और ओखला में 4-4 उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं। सदर बाजार, करावल नगर, कालकाजी, दिल्ली छावनी, बिजवासन, सुल्तानपुर माजरा, रोहतास नगर, संगम विहार और बदरपुर ऐसी सीट हैं जहां 3-3 उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं। यह सच है कि लोकतंत्र ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की इजाजत देता है, लेकिन क्या राजनीतिक दलों के पास साफ सुथरे छवि वाले प्रत्याशियों की कमी हो जाती है या उनकी कुछ राजनीतिक मजबूरियां होती हैं? सवाल यह है कि क्या इससे अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता है? क्या आगे चलकर ऐसे लोग बाहुबली बनकर राजनीति को बंधक नहीं बना लेते हैं? क्या राजनीतिक दलों का वर्तमान हित भविष्य में जनता के लिए मुसीबत नहीं बन जाता है? रॉबिनहुड जैसी छवि बनाने वाले ये क्या वास्तव में ये अपराधी नहीं होते हैं? अपराधियों को राजनीति में आने से रोकने के कड़े उपाय कब होंगे? ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब अपनी चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में लक्ष्य भारद्वाज जी बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपकी तरफ से मनोज त्यागी जी जुड़ रहे हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट पूजा जैन हमारे साथ लगातार इस चर्चा में शामिल रहेंगी। और लक्ष्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लक्ष्य जी, बीजेपी से बड़ी उम्मीदें रहती हैं, लेकिन जब बीजेपी की तरफ से भी ऐसे आपराधिक छवि के उम्मीदवार मैदान में होते हैं तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। आलोक जी, जैसे बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उनके प्रत्याशी के ऊपर या कैंडिडेट के ऊपर, तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि जो ऑफेंस होते हैं, जो क्राइम होते हैं, वो 2 तरीके के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिमिनल ही ऑफेंस हो किसी के ऊपर। जब तक वो उसकी ऑथेंटिसिटी, जब तक आप उसको ये नहीं डिक्लेयर कर देते कि हाँ ये क्रिमिनल ही है बैकग्राउंड से, ठीक है ना, चाहे वो करप्ट हो या वो किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से क्यों ना हो, ठीक है। आपको ये देखना होगा, किसी का फैमिली मैटर भी चल सकता है जिसका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हम बोल देते हैं, ठीक है, किसी का सिविल डिस्प्यूट भी चल सकता है कोर्ट के अंदर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको उस श्रेणी में भी लोगे कि जो वो क्रिमिनल बैकग्राउंड कहलाया जाए। देखिए लक्ष्य जी, राजनीति में अपराधियों का विरोध सबसे ज़्यादा बीजेपी करती है और बीजेपी भी अगर वो उसी ढर्रे पे चले तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो एक अनुशासित पार्टी होने का टैग लगता है ना, उस पर क्वेश्चन मार्क लगना स्वाभाविक है।
आलोक जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन उसके अंदर ये सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो मुकदमा चल रहा है किसी के ऊपर भी, किसी भी कैंडिडेट के ऊपर, वो किस तरीके का चल रहा है। क्या वो सिविल मैटर है, क्या वो क्रिमिनल मैटर है। ये मैं बार बार ये एक बात बताना चाहूंगा कि कभी भी जब तक कोर्ट डिसीजन किसी के कैंडिडेट के ऊपर या किसी भी आदमी के, इंसान के ऊपर, जब तक वो उसका जजमेंट पास नहीं होता, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि हाँ ये लक्ष्य जी यहाँ रोकूंगा आपको। हाँ जी। अभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो मुकदमा चल रहा है उसमें दोष सिद्ध नहीं हुआ उनके ऊपर। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम सारे नेताओं के ऊपर उन पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग उनको घेर के रखते हैं और ये कहते हैं कि वो अपराधी हैं। आप कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें तो बहलाने के लिए है कि नहीं उनका आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो उनके पास सिविल का मामला है और उनके पास क्रिमिनल का मामला है। अपराधी तो अपराधी है, जिनके ऊपर मुकदमा है तो मुकदमा है। और उनमें से आपकी पार्टी में भी ऐसे ही बहुत सारे प्रत्याशी हैं, उनका नाम भी आप चाहेंगे तो मैं गिना दूंगा। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जबकि आम आदमी ने तो शुरू से, जब से आई है, जब से आम आदमी की नींव रखी गई है, तब से आप ये देख लीजिए, अन्ना हजारे जी के टाइम के बाद से, जब से आम आदमी बनी है, तब से लेके आज तक, चाहे वो लिकर स्कैम हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड का स्कैम हो, या किसी भी चीज को आप ले लीजिए, कि आज भी कांग्रेस से ज्यादा करप्ट और जितने भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं वो आम आदमी के अंदर हैं। और जब ये लोग आए थे तो सबसे पहले यही बोलते थे कि हम जो क्राइटेरिया रखेंगे, किसी को भी अगर हम कैंडिडेट बनाएंगे या घोषित करेंगे तो उसका पूरा बैकग्राउंड देखा जाएगा, सारी चीजें देखी जाएंगी कि वो क्या करता है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन आज उस पर कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं आम आदमी के जितने भी संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी। आप कहां फॉलो कर रहे हैं? आलोक जी, हमारा तो शुरू से ही एक ही माध्यम रहा है कि हमारा जितने भी लोग होंगे वो बिल्कुल सुलझे हुए, समझदार, ठीक है। और ये जो बात चल रही है कि हाँ भाई भाजपा के लोगों के ऊपर भी मुकदमे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप उस चीज के अंदर जाके देखिए कि वो है क्या। देखिए लक्ष्य, और कोर्ट, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, कोर्ट ऐसे किसी को डिसीजन नहीं देती। अगर आम आदमी के पार्टी के लोगों को अंदर जेल भेजा गया है, चाहे वो पूर्व में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी रहे हों, चाहे सत्येंद्र जैन जी रहे हों, चाहे मनीष सिसोदिया जी रहे हों, ठीक है, कुछ ना कुछ कोर्ट ने देखा है, कुछ ना कुछ एविडेंस जरूर रहे हैं कोर्ट के सामने जो उनको जेल जाया गया। उनको बेल भी मिली, उसके बाद भी आप सवाल खड़े करते हैं। उसी कोर्ट ने, जिस कोर्ट ने उनको जेल भेजा, उसी कोर्ट ने उनको बेल भी दिया। और आज वो चुनाव प्रचार में सारे के सारे नेता दिख रहे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, चाहे मनीष सिसोदिया जी की बात करें, चाहे संजय सिंह की बात करें, सत्येंद्र जैन की बात करें, सारे लोग बाहर हैं। आलोक जी, मैं मानता हूं सारे लोग बाहर हैं। जितने भी लोग, चाहे वो किसी भी जेल में क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसकी लूप होल्स जरूर होते हैं। जैसे कि अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं कोर्ट ने उनके ऊपर पाबंदी जरूर लगाई है कि आप किसी ना किसी डॉक्यूमेंट को आप साइन नहीं कर सकते, चाहे आप बाहर आ गए। तो ये एक कोर्ट का एक अपना नजरिया होता है कि उसके ऊपर कितनी बाउंडेशन और किस तरीके से उसको बेल दी जा रही है। ये हमें देखने का सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है। वो सारे लोग चुनाव प्रचार तो कर ही रहे हैं। चुनाव प्रचार अलग बात है आलोक जी, बट जो कोर्ट के जजमेंट के अंदर, जो कोर्ट के ऑर्डर शीट में जो आता है, हम उसके ऊपर वो चीज फॉलो करते हैं। जी ठीक है, हमारे साथ अमित तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट पूजा जैन भी जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। पूजा जी, अमित जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ आलोक भाई, आवाज आ रही है? अमित जी, स्वागत करूंगा आपका। हेलो। अमित जी, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने का कांग्रेस पर भी पहले भी आरोप लगता रहा है और दिल्ली चुनाव में भी आपने भी खूब जमकर ऐसे लोगों को टिकट दिया है। देखिए, आरोप लगाने वाले कौन है? पहली बात तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि राजनीतिक शुचिता को तार तार करने वाले भाजपाई जो गाली गलौज के लिए सिर्फ जाने जाते हैं, इनका जो सदन के अंदर धार्मिक उन्माद की गालियां देता है, सड़क पर आकर के सड़क छाप बात करता है, प्रधानमंत्री के पास बैठता है, प्रधानमंत्री उसकी हौसला अफजाई करते हैं, गृह मंत्री का शागिर्द बनता है, तो ये परिपाटी किसने डेवलप की? ये गलत परिपाटी दिल्ली चुनाव में, देश के सदन में, देश और अन्य विधानसभाओं में जो डेवलप की गई है ना, एक ये भारतीय जनता पार्टी की आलोक भाई उपज है। और भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण का सिनेरियो है, जितने बड़ा मवाली उतना ही अच्छा टिकट, जितने बड़ा गालीबाज उतने अच्छा टिकट, और जितने अच्छा गालीबाज और सड़क पे गालियां खोल करके दे तो उतनी अच्छी विधानसभा से टिकट।
ये भारतीय जनता पार्टी का मानक है। हम राजनीति में शुचिता चाहते हैं, इसलिए हम सदैव इस बातों का ध्यान रखते हैं कि सार्वजनिक स्थान पर कोई भी ऐसी चीजें ना हो जिनसे पब्लिक के बीच एक अलग मैसेज जाए। हम इस बात को मानते हैं कि बहुत से मामले किसी भी पार्टियों के मध्य सब जुडिस हो सकते हैं। सब जुडिस मामलों में हम लोगों को टीका टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं रहता। और लेकिन सब वोमेन में आकर के, देश की संसद में आकर के, प्रदेश की विधानसभाओं में आकर के, सड़क चुनाव प्रचार में आकर के जो गाली गलौज वाले सड़क हैं, जिनका काम ही धार्मिक उन्माद फैलाना, आलोक भाई, उनको भारतीय जनता पार्टी जब टिकट देती है ना, उनको जब बाहुबली बनाती है, उनको जब रॉबिन हुड बनाती है, तो ये लोकतंत्र के तो सही नहीं है, ये जनता के लिए भी सही नहीं है। जी ठीक है। पूजा जी, आपका स्वागत करूंगा। पूजा जी, क्या आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देने से पार्टियों के चुनाव जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती, क्योंकि वो बाहुबली होते हैं, धन खर्च कर सकते हैं, इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टियों में इस बात की होड़ रहती है कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए? क्योंकि दिल्ली चुनाव में तो यही देखने को मिल रहा है, आम आदमी पार्टी नंबर 1 सबसे ज्यादा तो आम आदमी पार्टी ने दिया, उसके बाद कांग्रेस ने ऐसे लोगों को दिया, और बीजेपी जिस पर ये अनुशासन का टैग लगता है, संस्कारवान पार्टी होने का टैग लगता है, उसने भी ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। लेकिन आलोक जी, देखने वाली बात ये है, मैं अभी फिलहाल अमित जी की बात का भी जवाब देना चाहूंगी। अमित जी कहते हैं कि जो बीजेपी है वो सबसे ज्यादा गाली गलौज करने वाली पार्टी है, या उसमें जितने भी कार्यकर्ता है वो गाली गलौज करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो दागी पार्टी में स्थान आया है कांग्रेस का, वो 2nd नंबर पे है। सब 1st नंबर पे हम आम आदमी पार्टी का नाम ले रहे हैं, 2nd नंबर पे हम कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, और 3rd नंबर पर हम बीजेपी का नाम ले रहे हैं। खुद के इनके जो मेन जो व्यक्ति हैं, जिनको हम केजरीवाल जी बोलते हैं और चीफ मिनिस्टर बोलते हैं दिल्ली के, और खुद वो जेल काट करके आए हैं, किस जुर्म में आए हैं इनको भी बहुत अच्छे से मालूम है। इन्होंने जो बात बोली कि हाँ भाई बीजेपी का सबसे ज्यादा इसमें रोल है गाली गलौज करने का, तो मैं जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस, अमित जी क्या कहेंगे कि आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे, बीजेपी को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के जो मेन केजरीवाल हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? केजरीवाल जी ने कहा कि अगर आप कांग्रेस, सुन लीजिए, अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो इनडायरेक्टली आप बीजेपी को वोट देंगे। और आजकल जो है कांग्रेस और बीजेपी का इलू इलू चल रहा है। जनसभा के टाइम पे, जनसभा के दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि कांग्रेस और बीजेपी का इलू इलू चल रहा है। तो मेरा क्वेश्चन अमित जी से ये है कि अब वो बीजेपी को टारगेट करने के बजाय आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? जबकि आम आदमी पार्टी 1st नंबर पे है, जिसमें कि सबसे ज्यादा दागी लोग पाए गए हैं। 81 पर गंभीर अपराध के मुकदमे दर्ज हैं आम आदमी पार्टी में। बीजेपी जबकि 3rd नंबर पे है। बीजेपी में जो है 29% उम्मीदवार दागी हैं। 2nd नंबर पे कांग्रेस आती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, लेकिन लक्ष्य देखिए, बार बार पूजा जैन भी ये कह रहे हैं कि आपने सबसे कम आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट दिया है, लेकिन जिस पार्टी के ऊपर इस तरीके के टैग हों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अनुशासित पार्टी होने का, संस्कारवान पार्टी होने का, और वो भी उसी ढर्रे पे चले, चुनाव जीतने के लिए वो भी उसी ढर्रे पे चले, तो निश्चित रूप से जाहिर सी बात है इस पर चर्चा होनी है। आपने रेवड़ी कल्चर का जवाब रेवड़ी कल्चर से दिया, अब वो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को चुनाव में उन्होंने उतारा, तो आपने भी आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को चुनाव में उतार दिया। आलोक जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी पूजा जी ने जो कहा, बहुत अच्छी बात बोली पूजा जी ने, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है यहाँ पे, और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी का जवाब देना चाहूँगा। जैसे कि वो एलिगेशन लगा रहे हैं भाजपा के लोगों के ऊपर कि भाजपा के लोग गाली देते हैं, ये करते हैं, तो ये तो वो वाली बात हो गई, चोर चोर मुशेरे भाई। जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी तो बता नहीं रहे कि हम कितने टॉपर हैं, कि जैसे आम आदमी नंबर 1 पर आई है, कांग्रेस 2 पर आई है, 3रे नंबर पर भाजपा आई है। भाजपा शुरू से ही, मोदी सरकार हमेशा से ही एक सांस्कारिक पार्टी रही है, और भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता रहे हैं वो आज तक सांस्कारिक रहे हैं। कभी किसी से भी, चाहे वो पब्लिकली हो चाहे प्राइवेटली हो, कैसे भी हो, कभी भी किसी से भी गलत व्यवहार नहीं किया गया है। और अपना आप पहले तो बताइए, जो पूजा जी आपसे सवाल पूछ रही है, बिल्कुल जेन्युइन उन्होंने सवाल पूछा गया आपसे, आप उस बात का तो जवाब दीजिए
इसे कि घोषणा कितने पत्र निकालो। पब्लिकली जो इससे जो अपने देश से निकालो। पब्लिकली मीडिया में साफ साफ आम कितने आदमी महिलाओं के को गाली जितने दे भी सकता है? प्रत्याशी रहे हैं या सदन पूर्व में कुछ कितने भी किसी भी सदस्यों को पद पर गाली रहे दे सकता है हैं रमेश उनको तो सिसोदिया? सामने कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है। बताओ ना। आप ये बताइए ना, उस बात का जवाब दीजिए अरे, पहले आप बताओ ना कि भाई, क्या मैं पूछ रहा हूं। कोर्ट ने रमेश गलत डिसीजन पिथौड़ी, दिया है क्या किसी रमेश को, पिथौड़ी या कोई भी आपका जो आम आप आदमी का व्यक्ति लीडर है जो वो जेल में उनको क्यों गया? सड़क ऐसे चला गया क्या भाई, किसी बिल कि आम भाजपा ने भेज दिया अस्मिता उसको? को लेकर के आप उनकी भाजपा का मान बता दीजिए सम्मान ना को कि लेकर कौन के है। ऐसी शब्दावली प्रयोग करे, सड़क साफ भाषा ऐसे प्रयोग करता है। ऐसे बोलने से रमेश कुछ नहीं पिथौड़ी, होता। रमेश सुप्रीम पिथौड़ी सुप्रीम गालियां कोर्ट दे ने सकता है महिलाओं। जस्टिफिकेशन के लिए कितनी ये बोला गालियां दे था। सकता है? आपको अगर पता नहीं तो मैं रमेश थोड़ा सा पिथौड़ी आपको ये कितनी बता गालियां देता दे हूं सकता है? कि बताओ भाई, सितंबर भाजपा के नेता 2018 नहीं बता में पाओगे। सुप्रीम नहीं कोर्ट बता की पाओगे। मैंडेट है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने नहीं ये कहा बताने गया की कि हिम्मत है। जितने भी अगर ऊपर आप से कैंडिडेट निर्देश को है ना जिनका भी कि क्रिमिनल गाली बैकग्राउंड दोगे तो है इनाम और मिलेगा। जिनका भी ऊपर से फाइनेंशियली निर्देश है ना, गाली दोगे बैकग्राउंड इनाम है इस मिलेगा। तरीके का कि जो करप्ट है, भ्रष्टाचार है, जो राजनीति में आने का फायदा उठाते हैं, कि उनकी आप जस्टिफिकेशन में आने देंगे। का और अगर आप फायदा मुझे नहीं जस्टिफिकेशन पता नहीं दे सकते, आप तो ये है कि आप तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, आप तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते। इवन उसके आप तो बावजूद देश के भी आपने कोई संसद को नहीं जस्टिफिकेशन मानते। नहीं दी, देश ना के आम संसद आदमी ने ना के कांग्रेस ने। विरोध करते हो। आप इस बात का जवाब दिया, आप तो कोर्ट को नहीं मानते, तो आप पार्टी को तो ऊपर एलिगेशन लगाएंगे, कल को आप किसी कोर्ट पे भी एलिगेशन लगा देंगे हम नहीं देते। आपने तो आज तक टिल डेट कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी आपने। जी ठीक है, हमारे साथ मनोज त्यागी जी भी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है। मनोज त्यागी जी, आपका स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनोज जी, नंबर 1 में आप ही हैं, आप ही की पार्टी है। 63% आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को आपने टिकट दिया है। मनोज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। मनोज जी, आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा 63% आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को टिकट दिया है। क्या स्वच्छ छवि वाले लोग आपको नहीं मिले? देखिए, ऐसा है, कोई भी आरोप जब दायर होता है तो वह सिर्फ एक आरोपित व्यक्ति होता है। जब तक माननीय न्यायालय उसको दोषी न ठहरा दे तब तक आप किसी को भी आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं कह सकते। तो यही बात तो बीजेपी कह रही, फिर सवाल बीजेपी पर क्यों खड़े होते हैं? ये तो वही बात हुई कि मुझे लगता है कि आप फिर सवाल ही क्यों खड़े करते हैं? फिर ठीक है, जिसको जहां सारे अपराधी लड़ाइए, फिर आप 63% का फिर 100% लोगों को सबको ही लड़ा दीजिए। देखिए, ये आपराधिक प्रवृत्ति भी दो तरह की होती है। एक तो होते हैं राजनीतिक मुकदमे और एक होते हैं जो मतलब प्रोफेशनली जो है आपराधिक कुंठा से ग्रसित लोग होते हैं। तो आम आदमी पार्टी को तो खत्म करने के लिए हमारे तमाम नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगाए गए, लेकिन समय समय पर माननीय न्यायालय द्वारा राहत प्रदान की गई और हमें पूरा भारत के संविधान पर और देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है कि सारे हमारे जितने भी बड़े हमारा शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, चाहे वो माननीय मनीष सिसोदिया जी हैं, चाहे वो संजय सिंह जी हैं, तमाम लोग ये बाइज्जत माननीय न्यायालय द्वारा छोड़े जाएंगे। 44 लोग ऐसे हैं जो 70 में से 44 लोग ऐसे हैं जो आपराधिक मुकदमे जिनके ऊपर हैं। आपने ठीक है, आपने जो 4-5 नाम लिए, हो सकता है कि वो पॉलिटिकल रंजिश की वजह से, आप जैसा कह रहे हैं, हो सकता है उसकी वजह से मुकदमे हो, लेकिन 44 के 44 लोगों पर पॉलिटिकल रंजिश के हिसाब से थोड़ी ना मुकदमे हैं। बहुत सारे लोग जिनके ऊपर अन्य आपराधिक मुकदमे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, उनका मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि जो चयन पद्धति है या जो चयन प्रक्रिया है उसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी है पार्टी के अंदर, और स्क्रीनिंग कमेटी ने इनको स्क्रीनिंग किया है और मुझे नहीं लगता कि मेरा शीर्ष नेतृत्व कोई ऐसा गलत कदम उठाएगा। तो ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है बाकी लोगों का। लेकिन आपको ये पता है ना, आपको ये तो पता है ना कि 44 44 प्रत्याशी आपके ऐसे हैं जिनके ऊपर अलग अलग तरीके के मुकदमे हैं। ये तो मालूम है ना आपको। 63% ऐसे प्रत्याशी हैं आपके जिनके ऊपर मुकदमे हैं। नहीं, मैंने इनके एफिडेविट नहीं देखे, मैं बता दूं आपको, क्योंकि हम तो जमीनी कार्यकर्ता हैं और हमेशा पार्टी में इसके पूर्व आंदोलन से पूर्व के वॉलंटियर हैं, तो ये मैं इनके एफिडेविट नहीं देखा। इनकी चयन प्रक्रिया का क्या परफॉर्मा था, किस तरह से आप कह रहे हैं कि इन पे आपराधिक मुकदमे हैं। लेकिन मेरा इतना मानना है कि मेरा शीर्ष नेतृत्व कभी भी ऐसा कोई गलत फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जन्म ही इसलिए हुआ था कि जो अपराध मुक्त व्यवस्था कायम करना और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम करना। लेकिन तमाम तरह से इस पार्टी को मिटाने के लिए समय समय पर विरोधियों द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र किए गए हैं और बार बार माननीय न्यायपालिका से ही हमें राहत मिली है। और अब जनता पूरा जनादेश देगी, जनता की अदालत में है
अब माननीय न्यायालय का तो छोड़िए, अब तो माननीय न्यायालय तो जो भी करेंगे उस फैसले का पूर्णतः पालन होगा। लेकिन अब जो चुनावी दौर चालू है और इस चुनावी दौर में तरह तरह के नैरेटिव फैलाए जाएंगे, तमाम तरह के भ्रामक दुष्प्रचार फैलाए जाएंगे। लेकिन हमें दिल्ली की जनता पे पूरा भरोसा है। दिल्ली की जनता पुनः आम आदमी पार्टी को चुनेगी और हमारा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जी ठीक है मनोज जी। स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इस विधानसभा चुनाव में सभी प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज ने जो कैंडिडेट्स उतारे हैं उनकी एक एडीआर रिपोर्ट आई है, जिसमें से सभी दलों पर यह एलिगेशन है, ये आरोप है कि उन्होंने अपने आपराधिक छवि के प्रत्याशियों को उतारा है। और उसमें से आम आदमी पार्टी नंबर 1 पे है, नंबर 2 पर कांग्रेस है, नंबर 3 पर बीजेपी का नाम है। और हमारे साथ सभी दलों के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ पूजा जी जुड़ी हुई हैं और इन सब से अपनी इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अमित, आप बार बार हाथ उठा रहे थे और मनोज जी की बात का कुछ जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या आपके पास ऐसे कैंडिडेट नहीं थे? मतलब आपको जिताऊ कैंडिडेट की तलाश में आपराधिक छवि के लोग ही मिले? देखिए, वैसा बिल्कुल नहीं है। हम इस बात को जानते हैं, भी पूजा जी कह रही थी कि आम आदमी पार्टी पर आप हमलावर नहीं है। हम हमलावर हैं। हम तो कहते हैं राजनीतिक शुचिता को। हम, हमारे नेता, हमारा शीर्ष नेतृत्व और पूरी दिल्ली की जनता इस बात को जानती है कि जो आम आदमी पार्टी आज से 10 वर्ष 11 वर्ष पहले राजनीति में शुचिता को लेकर के आई, उनको लगा कि हम कुछ बहुत बेहतर करेंगे, वो शुचिता को तार तार किए। भ्रष्टाचार के खिलाफ आई, जिन्होंने झूठे भ्रष्टाचार का शीला दीक्षित जी पर आरोप लगाया, भ्रष्टाचार के दलदल में कुएं में नहा लिए पूरा। अगर वो राजनीतिक शुचिता और हम बोले तो आपराधिक मामलों को जीरो टॉलरेंस को लेकर के आई, पूरा का पूरा समंदर में डूब गए था करके हम उन पर सबसे पहले, दिल्ली की जनता 10 वर्षों से परेशान आम आदमी पार्टी थी। और जहां तक जो बंद गलियारों में जो एक चर्चा है, पूजा जी ने कहा इलू इलू वाली, ये चर्चा दूसरी है। बड़ा रिचार्ज बनाम छोटा टॉपअप ठीक केंद्र में बैठा बड़ा रिचार्ज है और राज्य में बैठा छोटा टॉपअप है। चर्चा इस बात की है कि तुम मिल बांट के खाओ, कोई चक्कर में ना पड़े। दिल्ली की जनता इन दोनों की मीला भगत और नूरा कुश्ती को समझ चुकी है। आलोक भाई, बिल्कुल हम इस बात को मानते हैं कि राजनीति में साफ सुथरे लोगों का आना अति आवश्यक है, लेकिन हम इस बात को भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि पब्लिक डोमेन में किया गया कोई भी कृत्य जो सामाजिक समरसता को, किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाए, ऐसी पार्टियों को जनता कतई न चुन करके आए, क्योंकि देश के 50% आबादी महिला होती है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, इन दोनों ने महिलाओं का अपमान किया। स्वाति मालीवाल जी के साथ इन्होंने मुख्यमंत्री आवास में क्या किया? महिला सम्मान हुआ? नहीं हुआ। इनका सड़क छाप नेता रमेश भिधोड़ी, मैं सड़क छाप इसलिए कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि इस सड़क पर महिलाओं का, देश की आधी आबादी का अपमान करता है, सदन के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान करता है, और इनके जो शागिर्द हैं, इनके सरपरस्त हैं, उस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इनको शाबाशी देकर के टिकट देते हैं। तो ऐसे लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति का बवंडर होना तय है। और ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों दिखा रही। आम आदमी पार्टी ने सीएम हाउस बनाते शीश महल, उसके अंदर गुंडे पाल करके रखे थे, स्वाति मालीवाल जी को खींच के बाहर निकाला गया। ये समस्याएं अमित जी आपके यहाँ भी है। ठीक है, आपके पास आऊंगा। आपके यहाँ भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं। पूजा जी, दिल्ली की जो स्थिति है, आपने देख लिया कि तीनों दलों में होड़ रही इस बात की कि कौन कितनी ज़्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को चुनाव मैदान में उतारता है। और मुझे लगता है कि शायद इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की मजबूरी होती है कि उनको लगता है कि इस तरीके के बाहुबली लोग अपने क्षेत्र में चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, चुनाव में जीत सकते हैं। और यही मजबूरी शायद इन आपराधिक पृष्ठभूमि वालों की मुझे लगता है कि इनको प्रत्याशी के रूप में बनाने की एक मजबूरी हो जाती है। लेकिन ये जो परिस्थितियां हैं दिल्ली की, ये क्या लोकतंत्र के लिए ठीक है? पूजा जी। आलोक जी, मेरा मानना है कि देखिए, पूजा जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। जी 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 आलोक जी, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगी कि देखिए, जैसे हर एक पार्टी जो है दूसरी अनदर पार्टी को टारगेट करने में लगी है इस वक्त में, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि जैसे अमित तिवारी ने अभी बोला, अमित जी का कहना था कि ये जो आम आदमी पार्टी से स्वाति मालीवाल आती हैं, बीइंग अ फीमेल, इनके साथ भी बदतमीजी की गई, या बीजेपी में जो है भदौरिया साहब ने बदतमीजी की।
मैं इनसे जानना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी में क्या कभी किसी अर्चना गौतम नाम की जो महिला थी, बिग बॉस कैंडिडेट भी रही, उनके साथ बदतमीजी नहीं की गई? उन्होंने तो बिल्कुल सरासर आकर के मीडिया के सामने अपनी बात कही थी कि भाई मेरे साथ में बहुत गंदा इन्होंने व्यवहार किया है। ऐसी बहुत सारी ऐसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने टाइम टाइम पे अपनी अपनी चीजें बोली है, मीडिया के सामने आके वो सब बातें रखी हैं। तो मुझे लगता है कि सभी पार्टीज ने कहीं न कहीं महिलाओं को लेकर के बहुत ही ज्यादा इस तरीके के व्यवहार से रिलेटेड चीजें रही हैं जो बहुत ही ज्यादा खराब रही हैं। मुझे लगता है यहाँ पे राजनीति में महिलाओं का जो एक सम्मान है वो बनाना चाहिए। सभी लोगों को समझना चाहिए कि महिलाओं को एक अलग से सम्मान देना चाहिए। दूसरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जो है, जहां बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि इलू इलू चल रहा है, कहीं ऐसा तो अंदर खाते जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ही इलू इलू चल रहा हो? आने वाले टाइम में पता लगेगा कि यही लोग मिलकर के दिल्ली में गठबंधन की सरकार बना रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। जी जी जी, बिल्कुल सब कुछ हो सकता है, पर राजनीति में सब कुछ जायज है, राजनीति में सब कुछ संभव है। मनोज त्यागी जी से एक और सवाल ले लेता हूं। मनोज त्यागी जी, एक बात तो सच है कि जब इस पार्टी का गठन हुआ तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल बना देश में, और उसमें ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। राजनीतिक सुचिता की बात की गई आपकी तरफ से, यानी कि साफ सुथरी पॉलिटिक्स की बात की गई। आज क्या है आप देख रहे हैं, 44 प्रत्याशी आपके, 70 में से 44 प्रत्याशी ऐसे हैं जो दागी हैं आपके यहां। देखिए, आंदोलन की कोख से इस पार्टी का जन्म हुआ, और बिल्कुल आपने सही बात कही कि राजनीतिक शुचिता और स्वच्छ पारदर्शी जो एक व्यवस्था है वो लागू करने के लिए ही इस पार्टी ने बदलाव की राजनीति शुरू की। लेकिन होता क्या है कि तमाम जितने लोग थे उस वक्त, वो कोई भी उनमें से ऐसे नहीं थे कि किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से हो, 2-4 लोगों को छोड़ के। लेकिन अब जो थोड़ा सा मैं इसमें बड़ी अपनी पारदर्शिता के साथ अपनी जो अंतरात्मा से निकली बात है वो भी मैं कहना चाहूंगा। ये जो अन्य दलों से लोग का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आजकल भारतीय राजनीति में हो गया है, मुझे नहीं लग रहा कि उसमें कोई भी दल अछूता बचा हुआ है। तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए ना एक बड़ा अच्छा संकेत नहीं है ये। तो अभी आप कह रहे हैं, मुझे तो आज मैं बड़ा शॉक्ड हूं कि इस तरह से मतलब दागी आप कह रहे हैं, तो दागी, तो मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे अपने शीर्ष नेतृत्व पे पूरा भरोसा है, स्क्रीनिंग कमेटी पे पूरा भरोसा है। तो अगर होंगे तो राजनीतिक मुकदमे होते हैं कि धारा 144 तोड़ दी, या मुझे नहीं लगता कि कोई वो इस तरह के आपराधिक या एक व्यवसायिक अपराधी वाले इस तरह के कोई मुकदमे होंगे तो वो जाहिर तौर पर धरना प्रदर्शन वाले मुकदमे तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर लगते हैं। हम लोग भी कई बार उसमें जेल यात्रा किए हैं। लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लिया है, मैं उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा। और अब तो सबसे बड़ी जो अदालत है वो जनता की अदालत है। जनता की अदालत में सारे प्रत्याशी उतरे हुए हैं, चाहे वो हमारे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हो, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हो, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो। तो अब तो ये निर्णय आप जनता के ऊपर छोड़ दीजिए कि जनता अपने जनादेश में इनको किस तरह का फैसला सुनाती है। जी बिल्कुल, ज्यादा लंबा वक्त नहीं है। ठीक। और 5 तारीख के चुनाव में मुझे पूरा भरोसा है, जनता आम आदमी पार्टी को चुनने जा रही है, और बहुत ही बहुमत के साथ हमारे सारे प्रत्याशी पुनः चुनाव जीत के आएंगे। ठीक है। फिलहाल लगातार चर्चा कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, और दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारे गए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों की। अब सीधे चलेंगे लक्ष्य भारद्वाज के पास। लक्ष्य भारद्वाज बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। लक्ष्य जी, क्या आप मानते हैं कि एकदम साफ सुथरे तरीके से राजनीति करना संभव ही नहीं है, इसलिए आपको भी उसी तरीके से अपने आप को पेश करना पड़ा जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, और आपको भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारना पड़ा? आलोक जी, मैं एक बार आम आदमी के प्रवक्ता जी का जवाब देना चाहूँगा। जैसे कि आपने देखा होगा, शुरू से जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से आम आदमी ने सिर्फ राजनीति का स्तर ही गिराया, ना कि बढ़ाया। चाहे वो आप किसी भी तरीके से ले लीजिए, जो वो बोलते थे, जो वो करना चाहते थे राजनीति में आने के बाद, उसके बाद उन्होंने वो तो किया नहीं जो वो कहना चाहते थे, उसका बल्कि उल्टा कर दिया। चाहे वो ये कहते थे कि आने दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करेंगे, ठीक है ना, जॉब्स देंगे बच्चों को, पढ़ाई अच्छे करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब जितनी भी बातें कही गई
केजरीवाल जी या उनके सदस्य से आम आदमी के पार्टी के, उस पे एक पे भी वो अपने खरे नहीं उतरे। और आज तक, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा लाइव, केजरीवाल जी ने कहा आप हमें 5 साल और दे दीजिए क्योंकि हमने 10 साल में तो कुछ किया ही नहीं है। आप चाहे रोड की व्यवस्था देख लीजिए, चाहे दिल्ली जल बोर्ड पानी देख लीजिए, घर घर में पानी, कितना गंदा पानी आता है पूरी दिल्ली में। इस बात को कहने की मेरे को तो जरूरत ही नहीं है, ये पूरी दिल्ली जानती है और ये लोग खुद भी जानते हैं कि कितनी व्यवस्था किस चीज की अच्छी है, चाहे है वो नहीं है। और लोगों के साथ ये जब भी नया जुमला फेंक देते हैं, जब भी राजनीति इलेक्शन आ रहे होते हैं दिल्ली सरकार के, कि अब हम किसी को ये देंगे, अब किसी को वो देंगे, लेकिन देते कुछ नहीं है। और ये तो खुद का एडमिट है अरविंद केजरीवाल जी का। अब दूसरी चीज एक और मैं बताता हूं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि भाजपा के जो प्रत्याशी उतारे गए हैं विधानसभा, कालका जी विधानसभा में, कि वो गाली देते हैं, गुच्चार देते हैं। आप अपने आप को तो देखिए पहले, आप तो टॉप लिस्ट में 2nd नंबर पे हो, और जो जैसी हरकत करेगा उसको तो वैसे ही जवाब दिया जाएगा। अगर आप हरकत ऐसी करोगे तो आपको जवाब भी वैसे ही मिलेगा। और बात रही किसी भी प्रत्याशी की, भाजपा के सारे प्रत्याशी, लगभग सारे, ऑलमोस्ट आपसे ज्यादा परसेंट में वो सारे क्वालिफाइड पर्सनालिटीज हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो पढ़ा लिखा ना हो, और जिनकी आप बात कर रहे हैं वो भी पेशे से वकील हैं। मैं आपको ये भी बता दूं थोड़ा सा। जी ठीक है, ठीक है। पूजा जी, अमित आपके पास आऊँगा, पूजा जी से भी एक सवाल ले लेता हूँ। पूजा जी, लगता नहीं कि कानूनी ढांचे को और स्ट्रांग करने की ज़रूरत है, जिससे कि इस तरीके की छवि वाले, बाहुबली, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले ये लोग, इनको चुनाव लड़ने से बिल्कुल रोका जा सके? बिल्कुल आलोक जी, बिल्कुल होना चाहिए। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को भी कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसे कड़े नियम तय करने चाहिए। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से होड़ लगी है सभी पार्टीज के अंदर कि हमारी पार्टी में कम है, आपकी पार्टी में ज्यादा है, इस तरीके के कैंडिडेट्स, तो मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। इंडिविजुअली हर एक पार्टी को अपने जितने भी लोग प्रत्याशी हैं उन पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। और क्यों किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को पार्टी बदलने की जरूरत महसूस होती है, वो नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हर एक पार्टी अपना काम अच्छे से करेगी, हर एक पार्टी का जो नेता है अपना काम बहुत अच्छे से करेगा, काम को काम के तरीके से समझ करके आगे उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो डेफिनेटली पार्टी के ना ही तो नेता इधर से उधर शिफ्ट होंगे, ना ही सफल होंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है चुनाव की जो प्रक्रियाएं हैं, जो होना चाहिए, वो सब चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी सिस्टम में। जी अमित भाई, आप अभी लक्ष्य जी की बात का जवाब देने के लिए हाथ उठा भी रहे थे। पार्टी अपनी छवि को लेकर मुझे लगता है कि आपको भी चिंतन मनन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके यहाँ भी टॉप टू बॉटम बहुत सारी समस्याएं हैं इसी तरीके की, बहुत सारे आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं। दिल्ली चुनाव के अलावा भी अगर बात करें तो बहुत सारे लोग हैं आपके यहाँ भी। बिल्कुल लोग भाई, ये बात आपने बहुत सही कही है कि हम सबको आवश्यकता है कि राजनीति में शुचिता का स्तर बनाया जाए, और वो धीरे धीरे पार्टियां हमारी पार्टी कर भी रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है। लेकिन हम थोड़ा लक्ष्य भाई से बस एक प्रश्न पूछना चाह रहे थे कि हमारे 70 के 70 प्रत्याशी, आप बताइए ना कि हमारे पार्टी में किसी जो महिलाओं को खुलेआम गाली देते उसको टिकट दे दिया गया हो, उसको सदन भेज दिया गया हो, जो महिलाओं को रोड पे गरियाए, जो सदन में जनप्रतिनिधियों को गरियाए, बस एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। और बाकी हम इस बात की आपसे सहमत हैं कि पार्टी और चुनाव आयोग को अपने जो नियम है, जो पारदर्शिता है, राजनीति में जो नए लोगों का स्थान है, उसको देखने के लिए जो पक्ष सभी के लोग हैं उनका आना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर उन्हीं डरों पर हम चलते रहेंगे तो एक समय तो आएगा ना, कहां तक हम चलते रहेंगे, पर हमें सोचना पड़ेगा। और हम बस भारतीय जनता पार्टी से आलोक भाई बस छोटा सा सवाल कि वो एक सब बता दे कि कांग्रेस पार्टी का कोई गाली गलौज वाला नेता टिकट पा गया और चुनाव लड़ रहा है सिवाय भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। पहले मनोज जी से एक सवाल ले लेता हूं। मनोज जी, आपसे कुछ ज़्यादा ही लोगों को उम्मीद थी, खास तौर पर दिल्ली की जनता और देश की जनता को आपसे इसलिए उम्मीद थी कि जैसा आप भी अभी चर्चा कर ही रहे थे और हम लोग भी लगातार चर्चा कर रहे हैं कि चूंकि आपकी पार्टी का जन्म ही इसी के आधार पर हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के सपने चूर चूर होते जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली वालों के सपने तो चूर चूर नहीं हो रहे। दिल्ली वालों के जो सपने हैं वो बिल्कुल साकार होंगे। जो तमाम तरह की योजनाएं थी वो निरंतर जारी रहेंगी और दिल्ली वालों का जो सपना है वो बिल्कुल साकार होगा। और दिल्ली वालों ने मन बना लिया है आम आदमी पार्टी को पुनः चुनने का। लेकिन आज जिस विषय पर आपने डिबेट की है, मैं आपके इस लोकप्रिय चैनल को साधुवाद देता हूं
और इसमें खुले मन से बिना किसी दलगत भावना से ऊपर उठते हुए, ये जो विषय है ना राजनीति में अपराधीकरण का बढ़ता जोर, और ये जो मैं तो कहता हूं जो बाहुबली शब्द आप प्रयोग करते हैं ना, ये बाहुबली शब्द ही हटना चाहिए और निर्वाचन आयोग को इस पे बिल्कुल एक अपना एक प्रोसीजर बनाना चाहिए, क्योंकि निर्वाचन आयोग एक ऐसी स्वतंत्र बॉडी है। हो सकता है राजनीतिक दल अपने राजनीतिक नफे नुकसान के लिए उसमें, क्योंकि अगर एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा है, मैं इसमें किसी को भी नहीं छोड़ रहा, तमाम जो जितने राजनीतिक दल है सब में प्रतिस्पर्धा है कि इनके यहाँ से अगर कोई जिस तरह का, जिस जाति से, जिस समाज से या जिस अपनी पृष्ठभूमि का नेता है, तो उसके सामने जिस तरह से पहले अखाड़ों में होता था ना, एक अखाड़े में पहलवान हो गया तो उसी की तरह का दूसरा पहलवान उतारा जाता था। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए, मैं पुनः फिर दोहरा रहा हूं, ये अच्छा संकेत नहीं है। इसमें तमाम राजनीतिक दलों के लिए गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए निर्वाचन आयोग को, और राजनीतिक दलों के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्हें भी सोचना चाहिए कि भी बहुत हो चुका, राजनीतिक में जो है बढ़ता, राजनीति में अच्छे लोग आए, और हमारी पार्टी में बताएं, हमारी पार्टी में सारे पढ़े लिखे लोग हैं और ज्यादातर तो कानूनविद हैं इसमें, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी गलत आदमी, लेकिन कोई आ भी गया, अगर दूसरे अन्य दलों से आ भी गए हैं, तो मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत तो है ही नहीं राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण का, लेकिन देश की चुनने वाली जनता भी जनता जनार्दनी है, जनता को भी इसमें अपना थोड़ा सा नजरिया देखना होगा। तो जनता की, लोकतंत्र में जनता की अदालत ही सबसे बड़ी अदालत होती है। अब ये फैसला जनता के ऊपर छोड़ देते हैं, और आने वाली 5 तारीख को सभी प्रत्याशियों का भाग्य मतदाता पेटियों में, क्या अब तो ईवीएम में कैद होता है, ईवीएम में कैद हो जाएगा, और 8 तारीख को इंतजार करें। और ईश्वर ने चाहा तो मिठाई लेके आपके इस चैनल पे मैं आऊंगा, और अपने सारे भाजपा के जितने या अपने कांग्रेस के जितने प्रवक्ता हैं, मैं इनको आमंत्रित करता हूं उस दिन दावत के लिए। लक्ष्य जी भी ऐसा कर रहे हैं, लक्ष्य जी भी ऐसा ही कह रहे हैं, वो भी अभी कह रहे थे कि मैं निश्चित रूप से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे अपनी जीत को। ये लक्ष्य जी आपके साथ, ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाज़त देता है। मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, लक्ष्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, और पूजा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। ये सच है कि हमारे देश में राजनीति में अपराधियों को आने से रोकने के लिए और कड़े कानून की आवश्यकता है, लेकिन इससे राजनीतिक दलों और जनता की जिम्मेदारी भी कम नहीं हो जाती। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में 132 उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं। देखना यह होगा कि जनता की अदालत में इनका क्या फैसला होता है। मुद्दे की बात में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।